पाठ 25 आरंभ। पूर्वी समस्या 1908-1914 का युवा तर्क आंदोलन और यूरोप में तुर्की साम्राज्य पर इसका प्रभाव। सन 1908 में युवा तर्क आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसने तुर्की साम्राज्य में उथल पुथल मचा दी। यह आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन का बिंदु हो सकता था, किंतु ये परिवर्तन तो इस साम्राज्य के अतीत गौरव को वापस लाने में असमर्थ थे, अतः अपूर्ण रहे और इनका कोई स्थायी प्रभाव न हुआ। किंतु फिर भी युवा तुर्क आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य के इतिहास में आकर्षक घटना है। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय तुर्की साम्राज्य के रूप में व्यापक और आमूल परिवर्तन हुए। अब हम इस आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, 1834 और 1876 में जो प्रशासकीय पुनर्गठन किया गया उससे बहुत कम लाभ हुआ। बर्लिन समझौते से तुर्की के प्रशासन को बड़ा धक्का लगा। 1878 ईस्वी में यूरोप में तुर्की साम्राज्य का रूप प्राचीन वैभवशाली साम्राज्य की धुंधली छाया मात्र था। यूरोप के तुर्की साम्राज्य का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मील था, जिसकी जनसंख्या 9 लाख थी, जिनमें अधिकांश ईसाई थे। दो राजमहल की क्रांतियों के बाद 1876 ईस्वी में तुर्की के सिंहासन पर सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय बैठा, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। उसके साम्राज्य की जो समस्याएं थी, उनका हल निकालने की उसमें योग्यता ही न थी। उसका प्रशासन निरंकुश और अत्याचारी था। उसके शासन करने का ढंग 19वीं शताब्दी का न होकर 9वीं शताब्दी जैसा था। वो अपनी ईसाई प्रजा पर जो कठोर अत्याचार करता था, उसके कारण यूरोपीय उसे लाल सुल्तान, नरक में डालने योग्य अब्दुल हमीद और कठोर अत्याचारी आदि नामों से पुकारते थे। ये नाम उसके लिए पूर्णतः उपयुक्त थे, क्योंकि उसने 1864 ईस्वी में आर्मेनिया के ईसाइयों का निर्दयता से कत्ल कर दिया था और ये दौर 1894 ईस्वी तक चलता रहा। इंग्लैंड सदा से ही तुर्की के सुल्तान के साम्राज्य की अखंडता का समर्थक था। उसने भी अनेक चेतावनियां दी, किंतु तब भी सुल्तान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार अन्य राष्ट्रों की जो शिकायतें आती थी, उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था। उसने ये दृष्टिकोण इसलिए अपनाया था क्योंकि जर्मनी का कैसर विलियम द्वितीय उसका मित्र था और उसे विश्वास था कि यदि आवश्यकता हुई तो कैसर उसकी अवश्य सहायता करेगा। ये बात 1897 में सिद्ध हो जा चुकी थी, जब तुर्की के क्रीट के संबंध में थोड़े समय के लिए यूनान से युद्ध करना पड़ा था। पिछले 12 वर्षों में वोन डर गोल्टस आदि जर्मन सेनाधिकारियों द्वारा भली भांति प्रशिक्षित और पूर्णतः अनुशासित तुर्की सेना ने अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की। इस प्रकार अब्दुल हमीद की महान विजयों के बाद जो हर्षोल्लास होता था, वही हर्षोल्लास हुआ जब उसकी सेना ने यूनानियों को पराजित किया और उसने उनसे कुछ धन हर्जाने के रूप में और थिसेली का लघु प्रदेश उनके इस प्रकार सिर उठाने के दंड में वसूल किया। किंतु तुर्की साम्राज्य में असंतोष की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तुर्की के सुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में कुशलता का पूर्ण अभाव था। विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता न थी। शासन अत्याचारी और निरंकुश था। युवा तुर्कों ने एक संगठन बनाया था, जिसमें अनेक अभिजात वर्ग के युवक सम्मिलित हुए। इन युवकों का विश्वास था कि सुल्तान अब्दुल हमीद की नीतियां साम्राज्य की अखंडता के लिए घातक थीं। वो चाहते थे कि 1876 ईस्वी के उस संविधान को फिर लागू किया जाए, जिसे निर्माण के तुरंत बाद समाप्त कर दिया जाए। वो ये भी चाहते थे कि पाश्चात्य देशों के अनुरूप विभिन्न सुधार किए जाएं, जैसे कि कानून की समानता, प्रजा के सभी लोगों के समान अवसर, भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि। पाश्चात्य देशों में इन सुधारों का विशेष रूप से यूरोपीय उदारवाद से संबंध माना जाता है। अब्दुल हमीद को युवा तुर्की की ये सब मांगे अनर्गल और बेकार प्रतीत होती थी। वो उन्हें पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार न था। सुल्तान ने संदिग्ध तेज तर्रार युवा तुर्कों का पता लगाया और अनेकों को पकड़कर जेल में डाल दिया। इन युवा तुर्कों में से अनेक लुक छिपकर अनेक यूरोपीय राजधानियों जैसे कि बर्लिन, जनेवा और पेरिस चले गए। वहां के उदारवाद, बुद्धिवाद और धर्म निरपेक्षता आदि की प्रचलित विचारधाराओं से प्रभावित हुए। सुल्तान के गुप्तचर इन युवा तुर्कों में जो अधिक सक्रिय थे, उनके पीछे लगे रहते थे, किंतु उनकी गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। ये युवा तुर्क एक समाचार पत्र भी छपवाते थे, जिसके द्वारा वो सुल्तान और उसकी सरकार के अत्याचारी और निरंकुश कार्यों से यूरोपियों को अवगत कराकर अपने आंदोलन में उनकी सहायता मांगते थे।
इस समाचार पत्र को पढ़ने वालों की संख्या अधिक न थी, किंतु सुल्तान को अपने इन कार्यों का भंडाफोड़ होने से बहुत चिंता हुई। किंतु वो विदेशी राजधानियों से युवा तुर्कों की गतिविधियों पर नियंत्रण न लगा सका। सुल्तान के कुशासन के कारण साम्राज्य के बड़े भाग में असंतोष बढ़ता जा रहा था और जनता उससे घृणा करने लगी थी, किंतु सुल्तान इसकी ओर लेश मात्र भी ध्यान नहीं देता था। साम्राज्य के युवा तुर्क अब कृत संकल्प थे कि कुछ कठोर कदम उठाए जाए, जिससे कि सुल्तान को पता लग जाए कि जनता की सच्ची शिकायतों को दूर न करना मूर्खता है। उनका मत था कि जब तक सुल्तान को झकझोरा न जाएगा उसकी नींद नहीं खुलेगी। उनके अनुसार इसके लिए सेना को, जो प्रशासन का मुख्य आधार थी, प्रजा के आंदोलन के पक्ष में करना आवश्यक था। इसीलिए युवा तुर्कों ने सेना को अपने पक्ष में करने के कार्य में अपनी गतिविधियां तीव्र कर दी। ये युवा तुर्कों का सौभाग्य था कि शक्तिशाली सेना की तीसरी टुकड़ी, जो इस समय मकबूनिया में सैलोनिका में तैनात थी, बहुत असंतुष्ट थी, क्योंकि उसे वेतन, भोजन और अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए गए थे। ऐसे असंतुष्ट सैनिक युवा तुर्कों के षड्यंत्र के लिए अत्यंत उपयोगी साधन थे। युवा तुर्कों की एकता और प्रगति समिति ने 1906 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक बराबर इन सैनिकों को अपने पक्ष में करने के लिए अथक परिश्रम किया। सुल्तान के गुप्तचर विभाग को इसका कुछ पता लग गया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था। सितंबर 1908 में एक उच्च अधिकारी षड्यंत्र के विषय में निश्चित साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कुसुस्तुनिया से भेजा गया। जब समिति को समय से पूर्व ही सुल्तान के इरादों का पता लग गया, तो उसके नेता नियाजी ने बिना समय खोए तुरंत अपने गांव रेजना में 3 जुलाई को विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और वो भागकर पड़ोस की पहाड़ियों में चढ़ गया। थोड़े दिन बाद एक सैनिक अधिकारी अनवर बे 1881-1922 भी उससे जा मिला। इस विद्रोह की ज्वाला शीघ्र ही अल्बेनिया में मॉनिस्टर में फैल गई और वहां की रक्षक सेना वहां से भाग निकली। यूरोपीय तुर्की के विभिन्न भागों से अनेक सैनिक और असैनिक व्यक्ति विद्रोहियों से आकर मिल गए। इस प्रकार अन्य व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करके नियाजी ने बिना किसी कठिनाई के मोनेस्टरों पर अधिकार कर लिया। 23 जुलाई को 1876 का संविधान लागू कर दिया गया, जिसे लागू करने की युवा तुर्कों को इतने दिनों से प्रबल इच्छा थी। सेना की तीसरी टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी की सहायता से नियाजी के कुसुस्तुनिया पर आक्रमण करने का भय था। उस समय कुसुस्तुनिया में पर्याप्त सेना भी न थी। सुल्तान कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह अपना साहस खो बैठा और निरुत्साहित हो गया। जनता को धोखे में डालने की इच्छा से उसने तुरंत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष करना छोड़ दिया और आश्चर्यजनक शीघ्रता से 1876 के संविधान की घोषणा कर दी। उसने आदेश दिया कि सब धर्मों के वयस्क व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित 280 सदस्यों की संसद बुलाई जाए। प्रेस को विचारों को अव्यक्त करने तथा धार्मिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार कानून की समानता की भी गारंटी दी गई। सुल्तान की इन घोषणाओं से प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। सुल्तान के विस्तृत साम्राज्य के प्रत्येक भाग में, विशेष रूप से यूरोपीय प्रदेशों में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। उन प्रदेशों में भी जिनमें हाल ही में अंधाधुंध और गैर मुसलमानों का वध किया गया था, असाधारण भाईचारे के प्रदर्शन किए गए। मुसलमान विद्वानों ने ईसाई और यहूदी पुरोहित को गले लगाया। अनवर बे ने उस समय की प्रचलित भावना को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया: भविष्य में हम सब भाई बनकर रहेंगे। अब हम में से न कोई बल्गर है, न यूनानी, न रोमानिया निवासी, न यहूदी और न मुसलमान। नीले आकाश के नीचे हम सब बराबर हैं। हम सबको ऑटोमन होने का गर्व है। दुख की बात यह है कि ये प्रेम की भावना अधिक दिन तक न चल सकी। इस भावना की समाप्ति के लिए सुल्तान और युवा तुर्क दोनों ही उत्तरदायी थे। निश्चय ही सुल्तान का उत्तरदायित्व युवा तुर्कों की अपेक्षा बहुत कम था। नई संसद के सदस्य बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एकत्रित हुए, परंतु वो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त न कर सके। इन संसद ने अपना अधिकतम समय और शक्ति निरर्थक बातों में खर्च कर दी। अनुभवहीन होने के कारण ये सदस्य साम्राज्य की समस्याओं की जटिलताओं को ही नहीं समझते थे, जिनकी ओर तुरंत ध्यान देना आवश्यक था। उन्होंने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सुझाव दिए वो बहुधा सीधे साधे थे। सुल्तान ने इस अवसर का लाभ उठाया और अनेक प्रतिक्रियावादी और निहित स्वार्थों वालों व्यक्तियों की सहायता से
13 अप्रैल 1919 को युवा तुर्कों के विरुद्ध क्रांति करा दी। सुल्तान की सेनाओं ने संसद भवन पर अधिकार कर लिया। सुल्तान का दमन चक्र फिर एक बार निष्ठुरता से चलने लगा, किंतु युवा तुर्क निरुत्साहित न हुए। उन्होंने अपनी शक्ति का अनुमान लगाया और एकता और प्रगति समिति ने सैलोनिका में स्थित को अपने पक्ष में करके 25 अप्रैल को सेना को कुसुस्तीनिया की ओर भेजा, जिसने 5 घंटे सुल्तान की सेनाओं के विरुद्ध घमासान युद्ध करके उस नगर पर अधिकार कर लिया। चालाक सुल्तान ने पासा फेंका और वो उसके विरुद्ध ही पड़ा। शक्ति पूर्णतः उसके हाथ से फिसलने लगी। 27 अप्रैल को संसद का पुनः अधिवेशन हुआ और उसने सुल्तान को सिंहासन से उतारने का निश्चय किया। सिंहासन उसके छोटे भाई मोहम्मद को अर्पित किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सुल्तान कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने जीवन की सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त करके खुशी से सिंहासन छोड़ दिया। ख. यूरोपीय तुर्की का विघटन 1908-1914। नया सुल्तान मोहम्मद पंचम के नाम से सिंहासन पर बैठा। वो पूर्णतः अनुपमकारी शासक था, जिसमें शासन करने की न तो बुद्धि थी और न योग्यता। राज्य की शक्ति अब अनवर बे के हाथ में चली गई। उसने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि वो उदारवाद और संविधानवाद का नया युग प्रारंभ करेगा, किंतु समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रतिज्ञाएं जो इतने भावपूर्ण ढंग से की गई थी, थोड़े समय बाद ही भुला दी गईं। शक्ति प्राप्त करने पर उन्मत्त अनवर और उसके सहयोगियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद की भांति ही निरंकुश शासन किया। युवा तुर्कों के प्रशासन का सच्चा रूप जनता के सामने आ गया। उनमें न तो परोपकार की भावना थी और न सहिष्णुता, इसीलिए वो ऐसी प्रबुद्ध नीति का अनुसरण न कर सके जिसमें कि ओटोमन साम्राज्य की बहुभाषी जनता, जिसमें तुर्क, यहूदी, अरब, यूनानी, कुर्द, अर्मनिया और सीरियन सम्मिलित थे, जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन कर शांतिपूर्वक रह सकते। उन्होंने शीघ्र ही कठोरता से तुर्कीकरण की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप धर्म और भाषा के अंतर की परवाह न करके साम्राज्य की सभी गैर तुर्क प्रजा की रीति रिवाज, कानून, भाषा और प्रत्येक अन्य क्षेत्र में ओटोमन तुर्की की भांति आचरण करने के लिए विवश किया गया। जो ऐसा न करते उन्हें कठोर दंड दिया जाता। इस नीति का व्यापक विरोध हुआ। जिन राष्ट्रीय जातियों का दमन किया गया, उन्होंने अनेक स्थानों पर कानूनों को भंग किया। सरकार ने इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उनका दमन करने के लिए कठोर कदम उठाए। इस तुर्कीकरण की नीति से दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव था। एक कृत्रिम समानता लाने के उद्देश्य से असंख्य रीति रिवाजों और पूर्वग्रहों के दमन से साम्राज्य का वृद्धिकरण होने की अपेक्षा उसमें विसंकलता फैल गई। युवा तुर्कों की नीति से ये स्पष्ट हो गया कि इसकी असफलता अवश्यंभावी थी। अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिनसे तुर्की सैनिक शक्ति को भारी धक्के लगे, जैसे कि 7 अक्टूबर 1908 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने बार्सोनिया और हर्जिगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सन 1909 ईस्वी में क्रीट ने यूनान के साथ अपने संयोजन की घोषणा कर दी। 1911-12 में इटली ने त्रिपोली के प्रश्न पर तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1912 ईस्वी में अल्बेनिया और मकदूनिया में विद्रोह हुए। 1912 ईस्वी में बल्कान संघ की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप 2 बल्कान युद्ध हुए। इन सब घटनाओं से सुल्तान की सत्ता को बाहरी क्षति हुई। ये सब युवा तुर्कों की तुर्कीकरण की नीति का अनिवार्य परिणाम था, क्योंकि इस नीति के कारण सभी जातियां जिनका दमन किया गया था पूर्ण रूप से तुर्कों के विरुद्ध हो गईं। इस प्रकार अब्दुल हमीद जैसे सुल्तानों की राष्ट्र विरोधी नीतियों की अपेक्षा युवा तुर्क राष्ट्रवादियों की गलत नीति से साम्राज्य को अधिक हानि हुई। 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया द्वारा बार्सनिया और हर्जेगोविना का अपने साम्राज्य में विलय। क्योंकि युवा तुर्कों ने तुर्की में ठीक नीति नहीं अपनाई, इसलिए दमन की हुई राष्ट्रीय जातियों ने तुर्की के कुशासन से मुक्त होने का निश्चय किया। इसी कारण ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का निश्चय किया। 1878 ईस्वी से ही वो बल्कान के कुछ भाग को हड़पने के लिए उचित अवसर की खोज में था। आपको ये तो ज्ञात होगा ही कि बर्लिन कांग्रेस ने उसे बार्सनिया और हर्जेगोविना को अपने अधिकार में लेने और सुल्तान की ओर से प्रशासन करने की अनुमति दे दी थी। रूस के साथ संधि हो जाने के बाद ऑस्ट्रिया के पूंजीपतियों ने यूरोपीय तुर्की में पूंजी लगाकर अपना प्रभाव पूर्ण रूप से फैला दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया ने इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया था।
भली भांति ये समझकर कि युवा तुर्क शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने में असफल रहे हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी की मंत्री परिषद ने 19 अगस्त 1908 को बार्सोनिया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य में विलय करने का निश्चय किया, क्योंकि इस कदम को उठाने के लिए ये बहुत उपयुक्त समय था। 16 सितंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी का विदेश मंत्री एहरेनथल 1854-1912 रूस के विदेश मंत्री इज़बालस्की से बोहिमिया में बुचला नामक स्थान पर मिला। इनमें एक अलिखित तथा अनौपचारिक समझौता हुआ, जिसमें रूस ने ऑस्ट्रिया को बार्सनिया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में विलय करने की खुली छुट्टी दे दी। बिना समय खोए 6 अक्टूबर को सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने इन दोनों प्रांतों के ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में विलय की घोषणा कर दी। इस विलय के समाचार की रूस और इटली ने तीव्र आलोचना नहीं की, किंतु ग्रेट ब्रिटेन को इससे बड़ा सदमा पहुंचा। सर्बिया और मार्टिनीग्रो के लिए ये तो वज्रपात था। इसके कारण बल्कान प्रायद्वीप में उनकी स्थिति बड़ी डावाडोल हो गई। तुरंत सैनिक तैयारियां की जाने लगी। प्रायद्वीप में स्थिति बहुत तनावपूर्ण और विस्फोटक हो गई। महान शक्तियां इस समय ऐसा कार्य करने को उद्यत न थी जिससे सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो जाए। सर्बिया अकेला विलय के निश्चय को बदलने में असमर्थ था, इसीलिए उसने महान शक्तियों के दबाव में आकर ये मान लिया कि बार्सनिया और हर्जेगोविना के विलय से उसके अधिकारों में कमी नहीं हुई है। हैब्सबर्ग साम्राज्य में इन दोनों राज्यों का विलय ऑटोमन साम्राज्य पर एक प्रहार था, जिसे युवा तुर्क न रोक सके। इस प्रहार से उसकी असहायता पूर्णतः स्पष्ट हो गई। सभी लोग भलीभांति समझ गए कि ऑटोमन साम्राज्य के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के बड़े बड़े दावे निरर्थक और हास्यास्पद गर्वोक्ति मात्र थे। कीट का यूनान के साथ संयोजन 1908 ईस्वी। एक अन्य क्षेत्र में भी ऑटोमन साम्राज्य की अखंडता को क्षति पहुंची। अक्टूबर 1908 में क्रीट में तुर्की विरोधी रक्तहीन क्रांति हुई। इससे युवा तुर्कों की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा। 12 अक्टूबर को क्रीट की सभा ने औपचारिक रूप से क्रीट के यूनान के साथ संयोजन की घोषणा कर दी और उच्चायुक्त के उस पद को समाप्त कर दिया जिसके द्वारा अतीत में ऑटोमन साम्राज्य इस द्वीप पर अपना तथा कथित सर्वोच्च शक्ति होने का दावा करता था। युवा तुर्कों को बहुत क्रोध आया, किंतु अपने देश की क्षति को रोकने के लिए वो सक्रिय कदम न उठा सके। इटली द्वारा त्रिपोली का अपहरण 1912। ऑटोमन साम्राज्य के उत्तरी अफ्रीका पर अवास्तविक अधिकार को ग्रेट ब्रिटेन के मिस्र पर अधिकार करने से बहुत बड़ा धक्का लगा। 1908 ईस्वी तक त्रिपोली तुर्की के सुल्तान के साम्राज्य का उत्तरी अफ्रीका में अंतिम शेष भाग रह गया था, जिसे किसी पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्ति ने अभी तक नहीं हड़पा था। इटली साम्राज्य वर्धन की दौड़ में कुछ बाद में सम्मिलित हुआ, इसीलिए उसने पहले ही ट्रिपोली को हड़पने का विचार बना लिया। सन 1906 में अल्जेसिरस में इटली का ट्रिपोली के विषय में दावा सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। युवा तुर्कों की तुर्कीकरण की नीति का निसंदेह ट्रिपोली में इटली के आर्थिक और वित्तीय हितों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इटली इसलिए भी खींच रहा था कि उसके प्रिय मित्र जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी में त्रिपोली में उसके हितों और दावों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए 26 सितंबर 1911 को कुसुस्तूनिया में इटली के राजदूत ने तुर्की के सुल्तान को एक अल्टीमेटम प्रस्तुत किया कि इसके लिए 48 घंटे के अंदर सहमति दे दी जाए। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में इटली ने 19 सितंबर 1911 को तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की और इटली के युद्ध में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई। युद्ध में इटली की नौसेना की श्रेष्ठता निर्णायक सिद्ध हुई। युवा तुर्कों को शीघ्र ही पता लग गया कि उनकी नौसेना बहुत निर्बल थी और इटली की नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकती है। 30 सितंबर को इटली के युद्ध जहाजों ने त्रिपोली पर गोले बरसाए और 8 अक्टूबर को बेनगाजी पर भी इटली का अधिकार हो गया। इटली की सेनाएं बिना किसी कठिनाई के त्रिपोली के अंदर घुसती चली गई, किंतु तटस्थ राष्ट्रों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप युद्धरत देशों में समझौते की बातचीत होने लगी। अंततः 15 अक्टूबर 1912 को लुसेन की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा तुर्कों ने त्रिपोली पर इटली के दावे को मान लिया। इस प्रकार तुर्की साम्राज्य का एक अन्य अंग, जिसे युवा तुर्क अपने पास रखने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे, तुर्की साम्राज्य से अलग हो गया।
युवा तुर्कों की नीतियां ऑटोमन साम्राज्य के प्राचीन वैभव को पुनर्जीवित करने में असफल रही। अल्बेनिया की तुर्की नियंत्रण से मुक्ति। 1912 तुर्की का इटली के साथ युद्ध सहसा छिड़ गया था, किंतु अल्बेनिया में युवा तुर्कों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके पूर्व उनसे संबंध रखने वाली ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिन्हें उनकी पूर्व चेतावनी कहा जा सकता है। युवा तुर्कों का प्राचीन मुख्यालय सेलानिका में था, जो अल्बेनिया के समीप ही था। यदि उनमें कुछ दूरदर्शिता होती तो वो तुर्कीकरण के असावधानी और दुस्साहस से चलाए अभियान की अल्बेनिया के निवासियों पर प्रतिक्रिया को सरलता से जान सकते थे। ये दुर्भाग्य था कि युवा तुर्क अत्यधिक उतावले थे और सत्ता प्राप्त करके वो इतने उन्मत्त हो गए कि मूर्खतावश उनकी ये धारणा बन गई कि तुर्कीकरण के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रतिरोध का उन्हें दृढ़ता से दमन करना चाहिए। अल्बेनिया निवासी भी कृत संकल्प थे कि वो शांति से तुर्की की इच्छाओं के सामने नहीं झुकेंगे। इसीलिए हष्टपुष्ट और दुर्दमनीय अल्बेनिया निवासियों ने, चाहे वो अरब थे, कुर्द या अल्बेनिया जाति के, 1912 ईस्वी में खुल्लम खुल्ला हिंसात्मक विद्रोह प्रारंभ कर दिया। युवा तुर्क इस विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। यही नहीं, युवा तुर्कों की कठिनाइयों में वृद्धि करने के लिए मॉनिस्टर की तुर्की रक्षक सेना भी अल्बेनिया निवासियों से जा मिली और उसने घोषणा की कि हम युवा तुर्कों के मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंकेंगे। इस प्रकार अल्बेनिया यथार्थ में सुल्तान के नियंत्रण से निकल गया। इस प्रकार ऑटोमन साम्राज्य का एक अन्य अंग उससे अलग हो गया। अल्बेनिया के तुर्की साम्राज्य से अलग होने से युवा तुर्कों के तुर्की साम्राज्य की अखंडता के लिए भारी खतरा पैदा हो गया। यदि सुल्तान के सहधर्मी इस प्रकार युवा तुर्की के अत्याचारी शासन के बंधनों को तोड़ सकते थे, तो बल्कान प्रायद्वीप की सुल्तान की ईसाई प्रजा का सुल्तान से जबरदस्ती स्वतंत्र होने का प्रयत्न करना अतर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। अल्बेनिया के विद्रोह की सफलता को उन्होंने स्वर्ण अवसर समझा और थोड़े समय बाद ही उन्होंने इसका लाभ उठाया। मकदूनिया का स्वतंत्र होना। 1912 मकदूनिया की जटिल समस्या को बर्लिन समझौते में हल नहीं किया गया था। ये प्रदेश अल्बेनिया, बल्गेरिया, यूनान और मिस्र से घिरा हुआ था। बल्कान प्रायद्वीप में सभी जातियों के लोग रहते थे, इसीलिए कुछ विद्वान इस प्रदेश को मानव जाति का पूर्ण संग्रहालय कहते हैं। इसीलिए बल्कान प्रायद्वीप के सभी राज्य मकदूनिया के किसी न किसी भाग पर अपना दावा करते थे और बहुधा शक्ति का प्रयोग करते थे। मकदूनिया पूर्णतः निस्सहाय था, क्योंकि सुल्तान जो उनका अधिपति था, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक सहायता नहीं देता था। जब कभी यूरोपीय शक्तियां मकदूनियों की सहायता करने के लिए सुल्तान पर दबाव डालती थी, सुल्तान सुनी अनसुनी कर देता था। तुर्कों ने पहले भी इस सुझाव को कि मकदूनिया को ईसाई राज्यपाल के निरीक्षण में स्वायत्त शासन दे दिया जाए अस्वीकार कर दिया था। उसी प्रकार युवा तुर्कों ने भी इस सुझाव को ठुकरा दिया। इस प्रकार तुर्कों ने मकदूनिया की समस्या का हल नहीं निकाला। इस प्रदेश में कुछ घटनाएं इतनी तीव्रता से हुई कि तुर्कों से कुछ भी करते ना बना और 1912 ईस्वी में मकदूनिया उनके हाथ से निकल गया। इस प्रकार तुर्की के सुल्तान के साम्राज्य का एक अन्य अंग उससे अलग हो गया। दो बल्कान युद्ध। बल्कान प्रायद्वीप की जिन घटनाओं का हमने ऊपर वर्णन किया है, उनके कारण तुर्की के सुल्तान की प्रतिष्ठा क्षीण हुई। साथ ही इनके कारण इस क्षेत्र का शक्ति संतुलन भी बिगड़ गया। यद्यपि बर्लिन के समझौते में अनेक त्रुटियां थीं, किंतु इस समझौते से इस क्षेत्र में कुछ स्थायित्व अवश्य आया था, जिसकी इस क्षेत्र को इस समय बहुत आवश्यकता थी। इसीलिए मुख्य यूरोपीय राष्ट्र बर्लिन समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। सुल्तान के आधिपत्य में जो अनेक राष्ट्रीय जातियां थी जो स्वतंत्रता चाहती थी, उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चाह के फलस्वरूप अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गईं, जिनका यूरोपीय राजनेता कोई हल न निकाल सके। बल्कान प्रायद्वीप की नवीन स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रीय इकाइयों की राज्य विस्तार करने की महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक थी कि सभी राष्ट्रीय जातियों को संतुष्ट करना असंभव था। जब इस प्रदेश में तुर्की प्रभुत्व प्रबल और सशक्त था, उस समय भी यूरोप के लिए इस क्षेत्र का विशेष महत्व न था, किंतु अब स्थिति बदल गई थी। इस समस्या की जटिलता का एक प्रमुख कारण ये था कि इस क्षेत्र के ईसाई राज्यों में भी आपसी एकता न थी। इन राज्यों में पारस्परिक द्वेष और घृणा बहुत गहरी थी। बल्कान क्षेत्र में विशेष रूप से तुर्की, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी 3 राष्ट्र रुचि लेते थे।
वो बल्कान प्रायद्वीप के इन राज्यों के पारस्परिक मतभेद का लाभ उठाते थे। एक प्रकार से ये इस बात का आश्वासन था कि इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किंतु युवा तुर्कों की सफलता के बाद इस प्रायद्वीप का स्वरूप ही बदल गया। 1912 में एक ऐसी घटना घटी जिसके फलस्वरूप बल्कान के कुछ ईसाई राज्यों के दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन आया। बल्गेरिया, यूनान और सर्बिया ने पारस्परिक कलह को समाप्त करके एक मत से निश्चय की कि वो सभी राज्य एक उद्देश्य के लिए संघर्ष करेंगे। उन सभी का एक उद्देश्य था क्षीण और विघटित ऑटोमन साम्राज्य पर घातक चोट करना। बल्कान राज्य मंडल की नींव 13 मार्च 1912 को पड़ी और बल्गेरिया और सर्बिया ने एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। 10 मई 1912 को इसी प्रकार की संधि यूनान और बल्गेरिया में हुई। इसके बाद यूनान और सर्बिया में एक अनुबंध हुआ। मॉन्टीनीग्रो के छोटे राज्य ने इन तीनों बड़े बल्कान राज्यों का साथ दिया। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सबसे पहले किसने बल्कान राज्य मंडल का प्रस्ताव रखा, किंतु इसका प्रमुख श्रेय यूनानी राजनेता एम वेनिजोलस को है, जो उस समय यूनान के राजा जॉर्ज का प्रधानमंत्री था। एक प्रथम बल्कान युद्ध 1912-1913। जब इन सब अनुबंधों की औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी गई तो चारों बल्कान मित्र राष्ट्रों में बड़ी शक्तियों का एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने प्रार्थना की कि वो सुल्तान को विशेष रूप से मकदूनिया में कुछ मौलिक सुधार करने के लिए राजी कर ले, क्योंकि मकदूनिया में युवा तुर्कों ने बहुत मनमाने अत्याचार किए। उन्होंने मकदूनिया की समस्या का कोई व्यवहारिक हल निकालने के प्रस्ताव को कई बार अस्वीकार कर दिया था। उनकी ये मांग कि उनके प्रदेशों के लिए तुर्की के सुल्तान को ईसाई राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए अनुचित नहीं था। इससे पहले तुर्की के सुल्तान ने कुछ बल्कान राज्यों में ईसाई राज्यपाल नियुक्त किए थे। महान शक्तियां सुल्तान पर आवश्यक दबाव न डाल सकी। युवा तुर्क जो नवीन प्राप्त शक्ति के कारण उन्मत्त थे, तरह तरह के रोड़े लगाने में व्यस्त थे। ऐसी दशा में महान शक्तियों का बल्कान संघ के सदस्यों से ये कहना कि आप बल्कान प्रायद्वीप की शांति को भंग न करें, उन्हें घिसी पिटी और निरर्थक बात प्रतीत होती थी। युवा तुर्क मकदूनिया को किसी प्रकार की रियायतें देना तुर्क साम्राज्य की अखंडता के लिए अपमानजनक समझते थे। युवा तुर्कों के इस दृष्टिकोण के कारण बल्कान राज्यमंडल अत्यधिक क्रुद्ध था। उन्होंने बड़े जोर शोर से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। 8 अक्टूबर 1912 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस के प्रतिनिधियों ने बल्कान राज्यमंडल के सदस्यों को अलग अलग कठोर चेतावनी दी कि मकदूनिया के प्रशासन को सुधारने के लिए योजना निकालने के कार्य में क्रियात्मक रूप से व्यस्त हैं, किंतु यदि राज्यमंडल के सदस्य कोई ऐसा अविवेकी कदम उठाएंगे जिससे युद्ध छिड़ जाए तो संघर्ष की समाप्ति पर वो यूरोपीय तुर्की के राज्य क्षेत्र की यथापूर्व स्थिति को बदलने वाले किसी सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे। बल्कान संघ के सदस्य इन दोनों रूस एवं ऑस्ट्रिया महान शक्तियों की इस धमकी से अपने युद्ध के निर्णय को बदलने वाले नहीं थे। युद्ध छिड़ने की पूरी संभावना थी। बल्कान राज्यमंडल के सदस्य अन्य शक्तियों के हस्तक्षेप की, चाहे वो शक्तियां कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अवज्ञा करने के लिए कृत संकल्प थे। ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस दोनों एक दूसरे के कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते थे, इसीलिए दोनों एक संयुक्त कार्य प्रणाली का निश्चय न कर सके। इस बीच में बल्कान संघ से सेना संगठित करने का कार्य 19 अक्टूबर 1912 को पूरा कर लिया था। तुरंत ही युद्ध छिड़ गया। यूरोपीय शक्तियां कुछ न कर सकी। युद्ध छिड़ते ही इसकी असमर्थता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई। बल्कान संघ के सदस्यों ने एक साथ 4 मोर्चों पर आक्रमण किए। मॉन्टीनीग्रो की सेनाओं ने आक्रमण करके स्कूटारी का घेरा डाल दिया। सर्बिया की सेनाएं यूनानी सेनाओं से मिलने के लिए जो थिसैली के उत्तर की ओर से सैलोनिका की ओर बढ़ रही थी, दक्षिण की ओर मकदूनिया में उस्कूप की ओर बढ़ी। बल्गेरिया की सेनाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु वो थेम्स में बढ़ती ही जा रही थी, जिससे कि वो एड्रियानोपाल और कुसुस्तुनिया पर अधिकार कर सके। चारों दिशाओं से इन आक्रमणों के कारण तुर्की का सुल्तान बड़े अचंभे में पड़ गया। इस युद्ध का परिणाम बल्गेरिया के प्रधानमंत्री एम गुशैक ने इन प्रभावशाली शब्दों में किया, एक चमत्कार हो गया। 1 महीने से कम में ही बल्कान संघ ने ऑटोमन साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 4 छोटे छोटे राज्यों ने, जिनकी कुल जनसंख्या 1 करोड़ थी, एक बड़ी शक्ति को जिसमें 2 करोड़ 50 लाख निवासी रहते थे, पूर्णतः पराजित कर दिया।
ये केवल इसी कारण संभव हुआ कि कम से कम अस्थायी रूप से बल्कान संघ के सदस्य अपने मतभेद और कलह को भुलाकर अपने विधर्मी शत्रु के विरुद्ध, जिसने उनके ऊपर सैकड़ों वर्षों से अनेक अत्याचार किए थे, धर्म युद्ध करने में जुट गए। निश्चय ही इस समय धर्मांध ईसाइयों ने धर्मांध मुसलमानों पर प्रहार किया, जिसमें ईसाई सफल हुए। बुल्गारिया निवासियों की सैनिक सफलताएं इतने कम समय में हुई और इतनी शानदार थी कि युवा तुर्कों की गतिविधियों के सब दावे झूठे सिद्ध हुए। बल्गेरिया के निवासियों की लूले बरगस का शानदार विजय 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के एक निर्णायक युद्ध था, जिसने उस प्रायद्वीप में बल्गेरिया की सैनिक श्रेष्ठता स्थापित कर दी। इसी प्रकार सर्बिया और यूनान के निवासी एक के बाद एक तुर्की चौकियों पर अधिकार करते चले गए। यूनानियों की यानित्वा की विजय भी इतनी शानदार थी। यूनानियों ने 9 नवंबर को सैलानिका पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद यूनानियों की नौसेना ने तुर्की की एजियन सागर के अनेक द्वीपों से निकाल बाहर किया। यूनानी नौसेना का स्वप्न इसके बाद एड्रियाटिक सागर पर अधिकार करने का था, किंतु यूनानियों के इस लक्ष्य से ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली बहुत चिंतित हो गए। इसीलिए यूनान को अपनी नौसैनिक गतिविधियों पर कुछ रोक लगानी पड़ी। सर्व लोग भी अपने मोर्चे पर तीव्र गति से आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने नवी बाजार के संजेक से तुर्की को बाहर निकालकर 18 नवंबर को पश्चिमी मकदूनिया में मोनिस्टर पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अल्बेनिया के कुछ भागों पर भी सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। इस प्रकार तुर्की साम्राज्य की बहुत क्षति हुई। अनवर वे अपने निर्भीक भाषणों से तुर्की के शव को पुनर्जीवित करने में असमर्थ रहा। तुर्कों का लड़ने का उत्साह पूर्णतः समाप्त हो गया। तुर्कों की स्थिति अत्यंत गंभीर और अस्थिर हो गई। इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम के लिए प्रार्थना की और ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिक दबाव के कारण बल्कान मित्र राष्ट्रों ने तुर्की की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। युद्ध स्थगित कर दिया गया और 3 दिसंबर 1912 को विराम संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस विराम संधि के अनुसार तुर्की के सुल्तान का एड्रियानोपल, स्कूटारी, कुसुस्तुनिया और जनीना पर अधिकार माना गया। इन चारों नगरों के अतिरिक्त यूरोप में तुर्की के सुल्तान का किसी अन्य भाग पर कोई अधिकार न रहा। यूरोपीय महाशक्तियां फिर सक्रिय हो गईं। उसने युद्धरत राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को लंदन में मिलने के लिए राजी कर लिया। सुविधानुसार धीरे धीरे समझौते की बात शुरू हुई। युवा तुर्कों के कठोर दृष्टिकोण के कारण बातचीत में प्रगति न हो सकी। अनवर वे ने युद्ध विराम की तीव्र आलोचना की और जनवरी 1913 में उसने एक राज्य विप्लव करा दिया, जिसमें बड़े वजीर को पदच्युत कर दिया गया और सेनापति को गोली मार दी गई। किंतु अनवर वे तुर्की की बिगड़ती हुई सैनिक स्थिति को सुधार न सका। बल्गरों ने 26 मार्च 1913 को एड्रियानोपल पर और यूनानियों ने 6 मार्च 1913 को जनीना पर अधिकार कर लिया। तुर्की के सुल्तान को लंदन समझौते की बातचीत जो रुक गई थी, उसे फिर प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। इस बातचीत के फलस्वरूप 30 मई 1913 को लंदन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। लंदन की संधि की शर्तों के अनुसार सुल्तान ने क्रीट यूनान को दे दिया। एजियन सागर के अन्य टापुओं के विषय में निर्णय महान शक्तियों पर छोड़ दिया। अंत में ये सभी टापू यूनान के हाथों में चले गए। कुसुस्तुनिया से पश्चिम की ओर एनोस मीडिया रेखा से परे के सब प्रदेश बल्कान मित्र राष्ट्रों को मिले। इसीलिए यूरोप में तुर्की के सुल्तान का राज्य बहुत सीमित हो गया, जिसमें केवल कुसुस्तुनिया के आसपास का प्रदेश सम्मिलित था। इस प्रकार तुर्क यूरोप से निकाल दिए गए और उनका साम्राज्य एशिया में ही रह गया, जहाँ के वो मूलतः निवासी थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बल्कान युद्धों का प्रारंभ स्वतंत्रता युद्ध के रूप में हुआ। शीघ्र ही वो दूसरे राज्य के भूभागों को हड़पने के युद्ध हो गए और अंत में उनका स्वरूप तुर्की साम्राज्य के उन्मूलन का हो गया। देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि तुर्कों के यूरोप से निकल जाने से इस प्रदेश के निवासियों को सुख और शांति से रहने का वरदान मिल गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि चारों बल्कान राज्यों के आश्चर्यजनक विजयों के फलस्वरूप बल्कान की जटिल समस्या का स्वयं हल निकल आया। इन विजयों के फलस्वरूप इन चारों राष्ट्रों को कुछ प्रदेश तुर्की के साम्राज्य से मिले थे। यूरोप में उदार विचारधारा वाले सभी व्यक्ति बल्कान राष्ट्रवाद की सफलता पर प्रसन्न हुए। 2. द्वितीय बल्कान युद्ध 1913।
बल्कान राज्यों के गहरे पारस्परिक मतभेद जो थोड़े समय के लिए दब गए थे, लंदन की संधि के थोड़े दिन बाद भी फिर उभर आए। इस संधि के फलस्वरूप जो प्रदेश मित्र राष्ट्रों को मिले थे, उनमें कोई भी संतुष्ट न था। प्रत्येक राष्ट्र अधिक प्राप्त करने के लिए शोर मचा रहा था। प्रत्येक अन्य राष्ट्रों पर दोषारोपण कर रहा था कि उसने अपने उचित भाग से अधिक लिया है। पारस्परिक ईर्ष्या के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई। यूनान और बल्गेरिया में बहुत मतभेद हो गया। यूनान सैलोनिका प्राप्त करने के लिए बल्गेरिया से और सर्बिया एजियन सागर तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहे थे। यूनान तथा सर्बिया दोनों ही को बल्गेरिया की अत्यधिक सैनिक शक्ति के कारण भय था कि वो बल्कान प्रायद्वीप के शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा। बल्गेरिया की सेना अपनी श्रेष्ठता का पर्याप्त प्रमाण पिछले बल्कान युद्ध में दे चुकी थी। 2 जून 1913 को यूनान और सर्बिया ने बल्गेरिया के विरुद्ध 10 वर्ष के लिए रक्षात्मक और आक्रामक सहबंध पर हस्ताक्षर किए। इस सहबंध का समाचार जानकर बल्गेरिया का सेनापति आग बबूला हो गया। उसने 29 जून 1913 को यूनान की असैनिक सरकार को सूचित किए बिना ही एक घोर नृशंसता का कार्य किया। बल्गेरिया की सेनाओं ने सहसा सर्बिया की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। यूरोप के सभी राजनेता इस अप्रत्याशित घटना से चौंक गए। द्वितीय बल्कान युद्ध जो इस प्रकार छिड़ा, अधिक दिन न चल सका। ये युद्ध 30 जुलाई 1913 को समाप्त हो गया, किंतु 1 महीने में कई भयंकर युद्ध हुए। युद्धरत राष्ट्रों ने इन युद्धों में अनेक भयंकर और निर्दयतापूर्ण कार्य किए। ऐसे निर्दयतापूर्ण विभत्स कार्य पहले तुर्क अपने शत्रुओं के साथ करते थे। इस युद्ध में इन निर्दयतापूर्ण कार्यों के शिकार सभी ईसाई थे, चाहे वो बल्गर थे, चाहे यूनानी और चाहे सर्ब। इसी बीच में रोमानिया ने यूनान और सर्बिया का पक्ष लेकर 9 जुलाई को बल्गेरिया पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बल्गेरिया वालों को बहुत क्षति हुई। तुर्की की सेना ने निर्विरोध एड्रियानोपोल पर अधिकार कर लिया, क्योंकि बल्गेरिया अकेला दूसरे मोर्चे पर युद्ध छेड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बल्गेरिया की स्थिति बहुत संकटमय हो गई। बल्कान प्रायद्वीप के ईसाई राज्यों की सम्मिलित सेनाओं के सामने वो निराश्रय था। उसने ये तर्क प्रस्तुत करके कि उसके शत्रुओं ने लंदन की संधि की शर्तों का उल्लंघन किया, असहाय होकर उसने युद्ध विराम के लिए प्रार्थना की। 31 जुलाई 1913 को युद्ध विराम हुआ और 10 अगस्त 1913 को बुखारेस्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इतनी पराजयों के बाद बल्गेरिया को जितना कठोर दंड मिलना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया, क्योंकि रोमानिया ने बहुत समझ से काम लिया। इस संधि के अनुसार बल्गेरिया को रोमानिया को डोबरूजा का बड़ा भाग देना पड़ा, जिसमें सिलिस्ट्रिया का किला भी सम्मिलित है। एड्रियानोपल और कर्ककिलिस तुर्की को मिले। इस प्रकार मकदूनिया का अधिकार भाग बल्गेरिया से छीन लिया गया, परंतु थोड़ा सा वो प्रदेश दे दिया गया जिसमें होकर वो एजियन सागर तक पहुंच सकता था। विजयी राष्ट्रों को बहुत लाभ हुआ। यूनान को जनीना के शहर के साथ एपिरस, दक्षिण मकदूनिया, सैलोनिका सहित पश्चिमी थ्रेस और समुद्र तट का वो भाग जो मेस्टा तक फैला हुआ था और जिसे कवाला सम्मिलित था, मिली। इस क्षेत्र में सलोनिका और कवाला दोनों ही अत्युत्तम बंदरगाह थे। यूनान को क्रीट और एजियन सागर के अधिकतम टापू मिले। सर्बिया को ओक्रीडा सहित मध्य मकदूनिया, मोनिस्टर, कोसोव और नवी बाजार का पूर्वी आधा भाग मिला। मॉन्टेनिग्रो को इसी संजक का पश्चिम आधा भाग मिला। बल्गेरिया ने तुर्की के सुल्तान के साथ एक अलग संधि पत्र पर 9 सितंबर को हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार यूरोप में तुर्की का साम्राज्य बहुत कम होकर एक कोने में सीमित रह गया। इसमें डेमोटिका और किलीस के अतिरिक्त एड्रियानोपल का महत्वपूर्ण नगर भी सम्मिलित था। सर्बिया को ओक्रीडा सहित मध्य मकदूनिया, मोनिस्टर, कोसोव और नवी बाजार का पूर्वी आधा भाग मिला। मॉन्टेनिग्रो को इसी संजक का पश्चिमी आधा भाग मिला। बल्गेरिया ने तुर्की के सुल्तान के साथ एक अलग संधि पत्र पर 9 सितंबर को हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार यूरोप में तुर्की का साम्राज्य बहुत कम होकर एक कोने में सीमित रह गया। इसमें डेमोटिका और किलीस के अतिरिक्त एड्रियानोपल का महत्वपूर्ण नगर भी सम्मिलित था। द्वितीय बल्कान युद्ध में सबसे अधिक हानि बल्गेरिया की हुई। इस प्रकार इस देश को अपने जिद्दीपन, दुस्साहस और उत्तेजक रूप से युद्ध छेड़ने के फलस्वरूप बहुत हानि सहन करनी पड़ी। दोनों बल्कान युद्धों का अध्ययन करने से पूर्व इनके परिणामों का मूल्यांकन करना अनुचित न होगा। इन दोनों युद्धों में लगभग 24 करोड़ 50 लाख पाउंड खर्च हुए। 3,48,000 मनुष्यों ने अपनी जान खोई या घायल हुए।
अकेले बल्गेरिया के 1,40,000 मनुष्य घायल हुए और मारे गए। उसे 9 लाख पाउंड व्यय करना पड़ा। तुर्की के 1 लाख मनुष्य मारे गए या घायल हुए और 8 करोड़ पाउंड खर्च हुए। तुर्की के साम्राज्य का क्षेत्रफल यूरोप में युद्ध से पहले 65,300 वर्ग मील था, जिनकी संख्या 61,30,000 थी। युद्ध के बाद वो क्षेत्रफल घटकर केवल 10,08,000 वर्ग मील रह गया, जिसकी जनसंख्या 19 लाख रह गई। रोमानिया की हानि कम हुई, लाभ अधिक। उसे बल्गेरिया से 2,687 वर्ग मील क्षेत्रफल का प्रदेश मिला, जिसकी जनसंख्या 2,36,000 थी। मॉन्टीनिग्रो को 2,128 वर्ग मील का क्षेत्रफल मिला, जिसकी जनसंख्या 2,30,000 थी। सर्बिया का क्षेत्रफल लगभग दूना हो गया। उसे 15,000 वर्ग मील क्षेत्रफल का प्रदेश मिला, जिसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख थी। यूनान को 18,000 वर्ग मील क्षेत्रफल का समृद्ध प्रदेश मिला, जिसकी जनसंख्या 17 लाख थी। यद्यपि बल्गेरिया की हार हुई थी, किंतु उसके साथ कंजूसी का व्यवहार नहीं किया गया। उसे 9,660 वर्ग मील क्षेत्रफल का प्रदेश मिला, जिसकी जनसंख्या 1,25,000 थी। ये एक विडंबना थी कि जिस यूरोपीय संहिता ने एक समय ये घोषणा की थी कि वो तुर्की की यथापूर्व स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन सहन न करेगी, उसी ने यूरोप में तुर्की साम्राज्य के प्राय लुप्त हो जाने पर उसकी रक्षा के लिए लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। ये घटना इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय राजनयिकों का दिवाला निकल गया था। यद्यपि तुर्की का यूरोपीय प्रदेश बहुत कम हो गया और बल्कान प्रायद्वीप की अधिकतर परतंत्र राष्ट्रिक जातियां स्वतंत्र हो गईं, किंतु इस प्रायद्वीप में बुखारेस्ट की संधि के बाद भी स्थायी शांति की आशा बहुत कम थी। इस प्रदेश में अब भी असंतोष की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। बुखारेस्ट की संधि से कोई भी बल्कान राज्य पूर्णतया संतुष्ट न था। बल्गेरिया इसीलिए असंतुष्ट था कि उसे मकदूनिया ले लिया गया। बल्गेरिया निवासी अब भी उस महान बल्गेरिया के स्वप्न देख रहे थे, जिसकी कल्पना सेंट स्टीफनो की संधि में की गई थी। यूनान, रोमानिया और सर्बिया अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे, इसीलिए उन्हें बुखारेस्ट की संधि के फलस्वरूप जो लूट का माल मिला था, वो उससे संतुष्ट न थे। प्रत्येक देश उन प्रदेशों पर ताक लगाए बैठा था जो उनके विदेशी बंधु बांधवों के अधिकार में थे। इस प्रायद्वीप की 2 जटिल समस्याएं ऐसी थीं जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला था। मकदूनिया और अल्बेनिया की समस्याओं का हल निकालना बहुत ही कठिन काम था। नवंबर 1913 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने अल्बेनिया को अस्थायी रूप से स्वतंत्र राज्य बना दिया। इस कारण सर्बिया उससे बहुत नाराज हो गया, क्योंकि ऐसा करने से सर्बिया को एड्रियाटिक सागर की ओर अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का अवसर नहीं रहा। बुखारेस्ट की संधि ने एजियन सागर के उन टापुओं का भी कोई हल नहीं निकाला जिनको हड़पने के लिए अनेक बल्कान राज्य अपने अपने दावे पेश कर रहे थे। अर्मीनिया को तुर्की सुल्तान के निरंकुश प्रशासन में बहुत कष्ट सहने पड़े थे, अतः यूरोपीय देशों की विशेष रूप से ग्लैडस्टन की सहानुभूति उसके प्रति थी, किंतु उसको स्वायत्तता देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। इस प्रकार 1914 ईस्वी में बल्कान प्रायद्वीप ऐसा प्रदेश था जिसमें किसी समय भी भयंकर विस्फोट हो सकता था। इस प्रकार इन दोनों बल्कान युद्धों ने महान शक्तियों के बीच तनाव में अत्यधिक वृद्धि कर दी। यद्यपि ये शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीप के संघर्षों में नहीं उलझी, किंतु इन दोनों युद्धों से उन्हें एक नया अनुभव हुआ। ये दोनों युद्ध अधिक दिन न चले, किंतु इनमें कुछ युद्ध निर्णायक हुए, जिनके फलस्वरूप दोनों युद्धों के परिणाम शीघ्र ही निश्चित हो गए। महान शक्तियां इस संघर्ष पर पहुंच गई कि भावी युद्धों का स्वरूप अतीत के युद्धों से बहुत भिन्न होगा। भावी युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेंगे, इसीलिए उन्हें हर समय अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए पूर्णतया तैयार करना चाहिए। इसके लिए युद्ध की तैयारी की होड़ लगने लगी, जिसका पहला स्पष्ट उदाहरण जनवरी 1912 का वो सैनिक कानून है जिसे जर्मन पार्लियामेंट में पारित किया। फ्रांस में 1905 ईस्वी में पूर्व अनिवार्य सैनिक भर्ती का समय 2 वर्ष था। वहां की सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यूरोप की सभी महान शक्तियां कम या अधिक सैन्यवाद के चंगुल में फंस गई। इस प्रकार का वातावरण यूरोप की शांति के लिए अनुकूल न था। इसी पृष्ठभूमि में ये तर्कसंगत प्रतीत होता है कि बुखारेस्ट की संधि पर हस्ताक्षर करने के केवल 12 महीने बाद ही
यूरोप की 5 महान शक्तियां एक महायुद्ध में उलझ गई। इसी बल्कान प्रायद्वीप से वो आग की चिंगारी निकली जिसने समस्त विश्व को अपनी लपेट में ले लिया और जिसमें मानव जाति ने करोड़ों प्राणियों के जीवन और बहुमूल्य भौतिक पदार्थों का बलिदान किया। निश्चय ही 1913 ईस्वी के बल्कान समझौते ने प्रथम महायुद्ध 1914-1918 के बीज बो दिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी ने बुखारेस्ट की संधि की शर्तों को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प कर लिया था और उसी ने सराजीवो में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या के बाद 23 जुलाई 1914 को बेलग्रेड में सर्बिया की सरकार को वो अल्टीमेटम दे दिया जिसके फलस्वरूप इस महायुद्ध का प्रारंभ हुआ। पाठ 25 समाप्त।